हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे करके 15 दिन के अंदर खर्च हो जाती है। अब चांद तो धीरे धीरे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो हमें बचे हुए 15 दिन लोन और बची हुई सेविंग में से यूज करने पड़ते हैं। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जो यह पैसा घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ते चले जाए और बढ़ते बढ़ते इतना पैसा हो जाए कि हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम बना दे? देखिए, वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको बाकी लोगों से स्मार्ट नहीं, बाकी लोगों के मुकाबले डिसिप्लिन ज्यादा होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने के जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ ही साल में अमीर बना देगा। वो पैसा जो अमीर बना देगा वो होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। ऐसा ही कुछ आकाश, ऋषभ और शौर्य के साथ होता है। तीन दोस्त नागपुर से मुंबई आए। तीनों के पास अच्छी डॉक्टर की डिग्री थी और आंखों में नए सपने लिए हुए वह मुंबई आए, और तीनों का अमीर होने का सपना भी बहुत बड़ा था। ऋषभ का रियल स्टेट में इंटरेस्ट था और आकाश का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था। तो वहीं शौर्य अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहता था। शौर्य को हर चीज लाइफ में जल्दी चाहिए थी। किस्मत देखो, शौर्य की सबसे पहले नौकरी लग गई। महीने की 30,000 सैलरी में उसने सोचा कि मैं सारे सपने अपने पूरे कर पाऊंगा। भी मुंबई जैसी सिटी में लिविंग कल्चर, पार्टी वार्टी, इटीसी, घूमना फिरना, खाना रहना, ये वो अनाप शनाप खर्चे। 23 साल का शौर्य, उसे फैमिली तो बनानी नहीं थी, बस लाइफ को एंजॉय करना था। इसलिए उसने अब ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन ले लिया। जहां की उसके कलीग लोग, ऑफिस वाले कलीग लोग भी रहते थे, उनके साथ वह रहने लगा। अब वह अपने ऑफिस के पास वाले की अपार्टमेंट में रहने लगा था। अगर रेंट 10 से 12 हजार रुपए वह पे करता था, और यह जगह उसके ऑफिस के नजदीक बहुत ज्यादा थी। वहीं बाकी के दो दोस्त ओल्ड पनवेल, नवी मुंबई में रहते थे, जो कि ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर थे, जहां रेंट और प्रॉपर्टी काफी सस्ती थी और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी। ऋषभ ने शुरू के 3-4 महीने अपने पिताजी से खर्चा मंगा के अपना खर्चा चलाया, और वह सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वह रियल स्टेट में एक खोज कर रहा था और एक रिसर्च कर रहा था जिसमें उसे सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए और मौके की प्रॉपर्टी मिले। 2009 में ऋषभ 23 साल का ऋषभ 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव खा के जी रहा था, और उसने इतनी रिसर्च कर लिया था कि उसे एक बड़े अमाउंट और एक बड़ी न्यूज की जरूरत थी। और उसे पता चला नवी मुंबई, ओल्ड पनवेल बहुत डेवलप होने वाला है अगले 10-20 सालों में। यहाँ मेट्रो भी आने वाली है, और यही सब के चलते उसने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली 15,000 रुपए पर मंथ की, जहां सैलरी तो कम थी लेकिन इंफॉर्मेशन का भंडार था। उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां की लैंड अलॉट होने वाली थी और वहां कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, और उसने अपने पापा को फोन करके कहा कि मुझे 15 लाख की जरूरत है, और पापा से कहा ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके हम फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं अगले 10-20 सालों में। उसके फादर नहीं मान रहे थे, लेकिन उसने कैसे भी अपने फादर को रिक्वेस्ट करके उन्हें मनवा लिया और उनसे 15 लाख रुपए ले लिए। अब कुछ ही साल में 2011 में वो प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई। वहां शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटी आ गई थी। ऋषभ ने वह प्रॉपर्टी रेंट पे डाल दी और 2% का रेंटल यील्ड भी वह कमाने लगा था, और इसी के साथ उसकी प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ते जा रहा था, और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30,17,000 रुपए के आसपास हो चुकी थी, और इसके साथ 60,000 रुपए पर मंथ का उसे रेंट भी आ रहा था। साथ ही उसकी जॉब की सैलरी भी बढ़ते जा रही थी। यही दिखाता है कि पैसे कमाने से पहले उसने ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहां से उससे अदर इनकम आती रहे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य 2011 में 25 साल का हो चुका था। उसे मुंबई की फास्ट लाइफ की आदत लग गई थी। वह बड़े बड़े खर्चे बिना कुछ सोचे समझे कर लेता था, जैसे कार खरीदना, ईटीसी। 50,000 सैलरी होने के बावजूद भी वह यह सब काम कर रहा था जो कि उसके कलीग कर रहे थे, अनलिमिटेड पैसा खर्च करना। दोस्तों ने गाड़ी खरीद दी तो शौर्य ने भी खरीद ली, ईएमआई बना ली, लोन पे ले ली। अब आप देख सकते हो रेंट के साथ साथ लोन, ईएमआई का भी 12,300 रुपए फिक्स खर्चा एक हो गया है। 50,000 की सैलरी में 12,000 रुपए रेंट और 12,300 की ईएमआई, यानी 24 से 25,000 रुपए का खर्चा फिक्स हो चुका था। अब इतना सब होने के बाद किसी हसीना का लाइफ में आना तो बनता था, और लाइफ में एक लड़की आने की बाद शौर्य ने ऐसा खुद को प्रेजेंट किया कि वही सब कंपनियों का मालिक है, वही अमीर है, उससे अमीर कोई नहीं है। वह खूब इंजॉय करता है, खूब अमीर है। उसकी पार्टनर ने भी ऐसी ही इमेज उसे देख के अपने मन में बना ली कि शौर्य बहुत ज्यादा अमीर है। और अब जो 25,000 बच रहे थे शौर्य के पास, वो भी नहीं बच रहे थे। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, वह फैमिली बनाई उसने, और वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता कि मैं कहां से कहां आया हूं, कहां आ गया हूं, और वो वहीं के वहीं है। फाइनली 11 साल काम करने के बाद शौर्य जब 36 साल का हो चुका था, उसे ऐसी जॉब मिली जहां उसे 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा था, और उसे लगा कि अब टाइम आ गया खुद का घर लेने का, और वह घर की छानबीन में लग गया, और उसे फाइनली पनवेल में एक प्रॉपर्टी
पसंद आती है 3 BHK अपार्टमेंट, जो कि फुल्ली फर्निश्ड होता है और उसकी वैल्यू 90 लाख रुपए होती है। अब 1 लाख रुपए सैलरी का आदमी, मान लो उसकी वाइफ भी 1 लाख रुपए कमाती होंगी, तो भी 2 लाख रुपए कंबाइंड इनकम में 90 लाख का प्रॉपर्टी कैसे खरीदे? इसलिए उन्होंने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करे और 70 लाख बचे हुए अमाउंट की EMI बंधा ली। अब देखिए आप, 58,700 रुपए की लगभग EMI पे उन्होंने अपना फ्लैट ले लिया। सारी लीगल फॉर्मेलिटी होने के बाद जब प्रॉपर्टी के ओनर का खुलासा हुआ तो शौर्य के होश ही उड़ गए। वह प्रॉपर्टी ऋषभ की थी, जो कि उसने 2011 में 15 लाख रुपए की खरीदी थी, और वह जब 11 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसकी वैल्यू लगभग 70 लाख रुपए हो चुकी थी, और वही फ्लैट उसने शौर्य को 90 लाख रुपए में बेचा। एक्चुअली में 2011 में दिखने वाला पनवेल पूरी तरीके से बदल चुका था, वहां सारी फैसिलिटी थी, इसलिए वह प्राइस ज्यादा में बिक रहा था। ऋषभ ने जो प्रॉपर्टी पे दांव खेला था वह एकदम सही बैठा। अपनी कमाई के साथ जो अर्निंग हो रही थी उसे वह वापस री इन्वेस्ट कर रहा था और उससे पैसा फिर से बनाते जा रहा था। धीरे धीरे उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर करके 4 प्रॉपर्टी बना ली थी, उसमें से एक शौर्य को उसने बेच दी। जैसे शौर्य ने ऋषभ को देखा वह हैरान हो गया। ऋषभ ने उसे बताया कि भाई मैंने 13 सालों में 4 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, 4 प्रॉपर्टी खरीद ली है। एक्चुअली में मैंने नवी मुंबई में जब इन्वेस्टमेंट किया था जब वह कुछ भी नहीं थी और अभी फुल्ली डेवलप हो चुकी है। और रियल एस्टेट ऐसी जगह है जो इन्फ्लेशन के दायरे में नहीं आती। रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रो भी होता है और प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते हैं। आसपास जो डेवलपमेंट होता है उसका भी प्लस पॉइंट प्रॉपर्टी के रेट में मिलता है। 36 की उम्र में उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वो आसानी से रिटायरमेंट ले सकता था। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। कुछ ऐसा ही हाल था शौर्य का। दोनों में बात हो रही थी तो आकाश का जिक्र चला और आकाश के बारे में उसने पूछा कि कहीं वह धक्के तो नहीं खा रहा। नहीं भाई, वह तो दलाल स्ट्रीट में जॉब कर रहा है, रुक उसको भी बुलाता हूँ। आकाश का इंतजार दोनों दोस्त करने लगे। तभी आकाश एक जेंटलमैन के तौर पे एक चमचमाती कार से उतरता है और दोनों ही दोस्तों से बड़े प्यार से मिलता है। आकाश को इतना सिंपल देख के शौर्य पूछता है, और पैसे वैसे कमाए कि नहीं ढंग से लाइफ में? इस पे आकाश हंस के कह देता है, बस भाई अगले 5 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। शौर्य मन ही मन सोचता है कि ये अगले 5 साल में रिटायर भी हो जाएगा और मैं अगले 20 साल तक घर की EMI भरने के लिए काम करने वाला हूँ। बड़ी चिंता में आके शौर्य पूछता है, अगले 5 साल में कोई लॉटरी तो नहीं लगने वाली है आकाश तेरी? आकाश लाइफ स्टोरी बताता है और कहता है, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है, बल्कि मैंने लाइफ में सेविंग की रूल्स अपनाए और कंपाउंडिंग के पावर से ही मैंने इतना पैसा बनाया है। आकाश अपनी जॉब के बारे में बताता है, कहता है कि मेरी पहली जॉब लगी IT टेक्नीशियन के तौर पे एक कंपनी में। मेरा काम तो और था, लेकिन मैंने वहां स्टॉक मार्केट के दांव पे सीखे और अपनी छोटी सी 25,000 की सैलरी में से कुछ पोर्शन में हर मंथ इन्वेस्ट करता रहा। और इन्वेस्ट करने के लिए जिस मेथड का मैंने यूज किया वो था 50-30-20 रूल्स। आकाश ने बताया कि मुझे मार्केट के बारे में सीखना था और सबसे बेस्ट फंड जो था वो था इंडेक्स फंड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उसने फैसला लिया कि 5,000 की मैं हर मंथ SIP करूंगा इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडिया में निफ्टी 50 फंड 10 से 12% का सालाना एवरेज रिटर्न दे देता है। आकाश ने 5 साल देके यह सारी चीजें सीख ली थी और उसे यह समझ में आ गया था कि अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो अपना बिजनेस भी चालू करना पड़ेगा और इन्वेस्टिंग तो चालू ही रखनी पड़ेगी हमेशा। आकाश अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी किया करता था और अदर सर्विसेज भी दिया करता था, जिससे उसे एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। 28 की उम्र में लोगों को यह नहीं समझ में आता कि UPSC करे या जॉब करे या क्या करे। वहीं आकाश 28 की उम्र में 3-3 काम करके पैसा कमा रहा था और महीने का 1 से 1.25 लाख रुपए कमा लेता था। आकाश ने बताया कि मैंने सबसे पहले 5 साल जो इन्वेस्टमेंट किया था उसे मैंने SIP के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया उसे मैंने विड्रॉल किया, जिसमें कि वो 5,000 रुपए पर मंथ डाल रहा था 10% के रिटर्न से। वह 10 से 12% के रिटर्न में वह 5 साल में 4,92,000 रुपए बन चुके थे। ये 4,92,000 में उसमें 8,000 रुपए ऐड किए और 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट में। उसके 10 साल बाद वह 17% के रिटर्न से 24 लाख रुपए लगभग बन चुके थे आकाश के इस समय। पर आकाश को यह पता था उसकी स्टडी के हिसाब से अर्ली रिटायरमेंट के लिए इतना सा फंड काफी नहीं होगा, इसलिए उसने निफ्टी 50 फंड में फिर से SIP स्टार्ट करने का एक फैसला लिया। इस बार 5,000 से नहीं, इस बार एक तगड़े अमाउंट से वो SIP करने वाला था, क्योंकि उसकी सैलरी और इनकम भी बढ़ चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि 1,20,000 25,000 की इनकम से 30,000 पर मंथ की वह इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि इंडेक्स फंड में वह करने वाला था, जिसमें कि वह 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करने वाला था।
732 रूल यह कहता है कि फर्स्ट 50 लाख आपके 7 ईयर में बनेंगे और नेक्स्ट 50 लाख आपके मात्र 3 साल में बन जाएंगे और अगले 50 लाख के लिए सिर्फ 2 साल का इंतजार करना होगा। आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन में 7वें साल में 51 लाख रुपए आकाश के बन चुके थे, 10वें साल में 1 करोड़ रुपए उसके बन चुके थे और 12वें साल में यह पैसा ग्रो होके 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। प्लस इसके अलावा वो जब रिटायर होता तो 25 लाख के एक्स्ट्रा स्टॉक भी तो बचे थे, जो इन्फ्लेशन के चलते यह वैल्यू सेम रहेगी क्या। तब उसने यह सोचा इंडिया में 6 से 7% का इन्फ्लेशन है और फिर उसने 6% इन्फ्लेशन को भी इस अमाउंट में एडजस्ट किया। आज से 12 साल वाले 1.5 करोड़ रुपए की आज की वैल्यू सिर्फ 71 लाख रुपए है। इससे आकाश को यह समझ में आया कि 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से तो काम नहीं बनने वाला। उसे अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की जरूरत थी, जो कि 30, इसलिए उसने पहले दिन से ही 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया और 732 रूल का ऑफ कंपाउंडिंग को यूज किया। अब आप रिजल्ट देख ही सकते हो कि उसका 1 करोड़ का टारगेट 12 साल में आराम से अचीव हो जाएगा, जो कि आफ्टर इन्फ्लेशन होगा, एडजस्टेड इन्फ्लेशन के बाद होगा। तीनों दोस्तों में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पोजीशन में आकाश पहुंच गया था। ऋषभ को तो रियल एस्टेट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल गई, जिसको शौर्य ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। 36 की एज में ऋषभ रिटायर हो चुका था और आकाश 3-4 साल बाद रिटायरमेंट लेने ही वाला था। बट शौर्य तो 20 साल और नौकरी करेगा, क्योंकि उसे अपने होम की इंस्टॉलमेंट ही 20 साल और चुकानी है और जो महंगी लाइफस्टाइल वह जी रहा है उसको भी तो उसे मेंटेन करना है, जिसमें आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए उसके मंथली खर्च हो। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं कि सैलरी आने से पहले आपकी लिस्ट तैयार होती है कि आज ये खरीदना है, आज वो खरीदना है? कमेंट में यस लिख के बताइए। रिच माइंडसेट वाले कभी भी पहले सैलरी आती है, उनकी इनकम आती है तो पहले इन्वेस्टमेंट करते, बाद में एक्सपेंस करते, और पुअर माइंडसेट वाले और मिडिल क्लास वाले कभी भी पहले खर्चा करते हैं और बाद में पैसा बचता है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।